बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल अमेरिका कान खोल कर सुन लो, गाजा जंग अगर दोबारा शुरू की तो इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। तुर्की ने, कतर ने इसराइल और अमेरिका को लर्जा दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को जाती तौर पर जमानतें दी हैं कि गजा की जंग दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। लेकिन इसराइल के अंदर नेतन्याहू के करीबी लोग कहते हैं कि इसराइली कैदी छुड़वाए जाएंगे और फिर वो किया जाएगा जो अवाम से और लोगों से हमने वादा किया है। यानी सादा लफ्ज़ों में इसराइल की हुकूमत की तरफ से गजा जंगबंदी को तोड़ने की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप जामिन है, तो इस वजह से जंगबंदी का मुआहिदा तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। यह भी रिपोर्ट में आ रहा है, मैं आपको इसकी भी तफसीलात दूंगा। दूसरी तरफ, क्या अब मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि मैं 3000 साल के बाद मशरक़ वस्ता में वो अमन कायम करूंगा जो इससे पहले नहीं हुआ है। तो कौन कौन से मुल्क हैं जो इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होंगे और इसराइल के साथ दोस्तियां लगाएंगे, ये तफसीलात भी आपको देंगे। ये कुछ हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात और डिटेल्स अभी आएंगी। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, आगे नशर कर लें, ताकि बहुत से लोगों को ये मालूमात चाहिए होती हैं, आप उन तक पहुँचाकर उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त मेरे सामने है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने एक ताज़ा तरीन बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि इसराइल अगर गजा की जंग को, नस्ल कुशी को और खून रेजी को दोबारा शुरू करेगा कैदी छुड़ाकर, तो इसकी भारी कीमत होगी जो अदा करना पड़ेगी। इतना आसान नहीं है इसराइल के लिए कि अपने कैदी छुड़ा ले और जंगबंदी माहदे को तोड़कर दोबारा जंग शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसकी भारी कीमत होगी जो अदा करना पड़ेगी। ये बात तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कही है। इसी तरह से उर्दगान ने यह भी कहा कि तुर्की के बाहरी इमदादी जहाज़ गजा के साहिल समंदर पर पहुंचने वाले हैं। हमने मिस्र में इमदादी सामान का ज़ख़ीरा पहुंचा दिया है और तुर्की का सबसे पहले इमदादी सामान का ज़ख़ीरा गजा में दाखिल हुआ है। तुर्की की इमदादी टीमें भी गजा में, डॉक्टर्स वगैरह तिब्बी अमला भी दाखिल हो रहा है और तुर्की की तरफ से गजा की रीबिल्डिंग के लिए भी एक मुकम्मल मैकेनिज़्म बनाया गया है। और तुर्की की जो टास्क फोर्स है वो भी गजा के अंदर इंतज़ामी और सिक्योरिटी के मामलात को देखने के लिए रवाना कर दी गई है। ये भी तुर्की के ज़राए अब्लाग से इतलात में बातें कही गई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के और इसराइल के मशहूर सहाफ़ी हैं बाराक रेवत, जिनका ताल्लुक़ है अमेरिकी मीडिया एक्सियोस से और इसराइली मीडिया N12 से। उनकी जो खबर है, उन्होंने अपने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि ट्रम्प प्रॉमिस नॉट टू लेट इसराइल ब्रेक गजा सीज़फायर टू गेट डील। ये एक्सियोस मीडिया में उनकी रिपोर्ट छपी है। जो N12 पर उनकी रिपोर्ट छपी है, जिसको उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर नशर किया, उसमें कहा गया है कि बातचीत के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को खुद ज़ाती तौर पर गारंटी दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर, मिस्र और तुर्की, इन 3 मुल्कों की वसातत से हमास को यकीन दहानी कराई है कि इसराइल गजा की जंग दोबारा शुरू नहीं करेगा और इसराइली फ़ौजें गजा में दोबारा दाखिल नहीं होंगी। हम खून रेजी को ख़त्म कराना चाहते हैं, ये दोबारा नहीं होगा। ये ट्रंप ने ज़ाती तौर पर ज़मानत दी है हमास को कतर, मिस्र और तुर्की की वसातत से, और इसी वजह से हमास से जंगबंदी के लिए कायल और तैयार हुआ है। दूसरी वजह यह थी कि हमास के पास जो कैदी थे इसराइली, उनको वो अपने लिए भी एक बोझ समझ रहे थे, तो इस वजह से भी उन्होंने डील को अहमियत दी है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। बहरहाल ट्रंप ने इससे पहले भी जो हमास से इसराइली कैदी छुड़वाए थे उस मौके पर भी ज़ाती तौर पर ज़मानत दी थी, लेकिन इसराइल ने वो ज़मानतें तोड़ी थी और गजा पर दोबारा हमले शुरू किए थे। लेकिन इस मरतबा देखना यह है कि ट्रंप अपनी बात में कितना पक्का और सच्चा साबित होता है, और क्या इस मरतबा इसराइल ट्रंप को कोई ख़तरा पहुंचा सकता है। यानी जाहिर है जब ये जंगबंदी का मुआहिदा टूटेगा, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो फिर ट्रंप इसका इसराइल से क्या मुहासबा करेगा, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप मंडे को इसराइल पहुंच रहा है और ट्रंप मंडे को इसराइल में अमेरिकी सदर की हैसियत से इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करेगा। ये अमेरिका की तारीख़ और इसराइल की तारीख़ में पहली मरतबा होगा कि कोई अमेरिकी सदर इसराइली कैनिसेट यानी पार्लियामेंट से खिताब करे। इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला है, वो ये है कि इसराइल किन किन फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इस पर बहुत शदीद किस्म की इतलात मुतज़ाद हैं, यानी ख़बरें मुतज़ाद हैं।
अब कुछ हाई प्रोफाइल फ़लस्तीनी कैदी हैं जिनके बारे में इसराइल कहता है कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा। मसलन याह्या सिनवार जो गज़ा में हमास के सरबराह थे, उनकी जो डेड बॉडी है वो भी इसराइल ने रिहा ना करने का ऐलान किया है। इसी तरह से फ़तह ग्रुप जो है फ़लस्तीन की तहरीक है, उसका जो कमांडर था मरवान अल-बरगूथी या रहनुमा था, जो कि एक सीनियर तरीन हाई प्रोफाइल कैदी है, उसको भी इसराइल ने रिहा ना करने का कहा है। और भी दीगर लोग हैं जिनके बारे में इसराइल कहता है कि हम उन्हें रिहा नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है इसराइल अगले मरहले में फ़ेज़ 2 में हमास को असलहा सरेंडर करने का कहेगा। तो अब ये हमास के लिए बड़ा सख्त है। अगर हमास असला फेंकेगा तो उसके बदले मुमकिन तौर पर ये अपनी शराइत यानी जो हाई प्रोफाइल कैदी हैं उनको रिहा करवाने की मनवा सकता है। ये भी बात लोगों की तरफ से कहा गया है। लेकिन साथ साथ नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त सबसे अहम है वो है गज़ा के अंदर अमन व अमान कायम करना। इस हवाले से बाज़ इतलात के मुताबिक गज़ा में जो अमन फोर्सेस हैं उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है और लोगों के अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है और लाखों गज़ा के शहरी अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये भी रिपोर्ट्स में बताया गया है। यहाँ पर कतर का किरदार बड़ा अहम है और कतर ने बड़ा शानदार रोल प्ले किया है। ये मेरे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि कतर के बादशाह तमीम बिन हमद सानी ने 733 दिन तक, यानी जब से जंग शुरू थी तब से लेकर अब तक, यानी 2 सालों में 104 से ज़ायद इंटरनेशनल जो कॉल्स थी वो रिसीव की हैं या लोगों से रब्ते किए हैं जंगबंदी के लिए। 20 से ज़ायद बड़ी बड़ी इवेंट्स या मीटिंग हुई हैं, कॉन्फ्रेंस हुई हैं गज़ा की जंगबंदी के लिए और गज़ा के मसाइल को हल करने के लिए। उसमें कतरी बादशाह ने शिरकत की है और 126 के करीब मुख्तलिफ़ तरह की मीटिंग्स हैं जो कतरी बादशाह ने गज़ा के लिए अरेंज की और गज़ा की जंगबंदी के लिए रोल प्ले किया। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं है कि कतर का दुनिया में किरदार बड़ा शानदार रहा है। कतर अगरचे रकबे के लिहाज से बड़ा छोटा है और अवाम के लिहाज से भी बड़ा छोटा मुल्क शुमार होता है, लेकिन कतर का डिप्लोमेटिकली दुनिया के अंदर बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। मसलन कतर ने अफ़गानिस्तान की जंग को बंद करवाया, दोहा माहिदा करवा के अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से निकाला। ये कतर का एक बड़ा शानदार काम है। और कतर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालिया, यानी ईरान और इसराइल के दरमियान और अमेरिका के दरमियान जो हालिया लड़ाई थी जून के अंदर, इसको भी बंद करवाने का एक सबब बना था। और सबसे बड़ा किरदार कतर का गज़ा की हालिया जंग को रुकवाना है। इसी वजह से कई लोगों की तरफ से कहा गया है कि कतर को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। कतर के बादशाह तमीम बिन हमद सानी इसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं। और सबसे अहम ये भी है कि कतर अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों पर खर्च कर रहा है और मज़ीद खर्च करने का ऐलान किया गया है। कतर ने गज़ा की हालिया तामीर नौ में कोई 10 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम देने का वादा भी किया है बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक। इसी तरह से जो कतर का किरदार शाम के अंदर है रीबिल्डिंग में, वहाँ लोगों को, अब आप देखें कि शाम सीरिया जहाँ पर जंग ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी, वहाँ अगले 2-3 सालों के लिए कतर ने सरकारी मुलाजमीन को लाखों रियाल जो तनख्वाह है वो अदा करने का कहा है, यानी खुद कतर अदा करेगा। तो ये कतर के बहुत अच्छे शानदार काम है और मजलूम मुसलमानों के लिए हमेशा कतर आगे आगे रहा है। इस पर कतर को दाद देना बनती है और यही बात मुखालिफिन भी मानते हैं। यानी अगर आप अमेरिकी सदर ट्रंप की बात करें और बाकी यूरोपीय मालिक की बात करें, वो भी कतर के इस किरदार को अच्छी तरह से जानते हैं। अलबत्ता इसराइल की तरफ से कतर को एक मशकूक तौर पर देखा जाता है और इसराइल की नज़र में कतर दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला या फंडिंग करने वाला, हिमायत करने वाला मुल्क है। लेकिन बहरहाल इसराइल ने कतर पर जो हमला किया था उसकी कीमत इसराइल को अदा करना पड़ी और अभी तक वो उसकी अदा भी कर रहा है। और कतर के हवाले से हमने कहा था कि कतर ने कहा है कि हम मुहासबा करेंगे और बदला लेंगे। अगरचे इसराइल ने माफ़ी मांग ली है कतर से, लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब एक और बड़ा सवाल है कि क्या गज़ा की जंग मुस्तकिल ख़त्म होने के बाद अब इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया जाएगा? ट्रंप ने कहा था कि 3000 साला जो इख्तलाफात हैं मशरिक़ वस्ता में, उनको मैं ख़त्म करवा के देर पा देरीना अमन कायम करूँगा। अब ट्रंप नारे तो बहुत अच्छे लगाता है और बातें तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन ट्रंप जो काम करना चाहता है क्या वो सभी को मंजूर भी है? मसलन ट्रंप एक तरफ कहता है कि मैं मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात ख़त्म करके 3000 साल के बाद अमन कायम करूँगा। तो अमन तभी कायम होगा जब फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलेगा, जबकि ट्रंप कहता है कि फ़लस्तीन की रियासत का क़याम मैं इसके हक में नहीं हूँ। और ट्रंप ने तो यरूशलेम को, अल कुद्स को इसराइल का कैपिटल बना दिया और वहाँ अमेरिकी एम्बेसी भी 2018 में मुंतकिल की थी। हालांकि पूरी दुनिया जानती है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, UN रेजोल्यूशंस हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं कि अल कुद्स अश-शर्किया ये फ़लस्तीन का कैपिटल है। फ़लस्तीनियों को राइट हासिल है कि वो अपना मुल्क बनाएं, अपने मुल्क में स्टेट में रहें। तो ट्रंप कैसे अमन कायम करेगा? इसी वजह से शुकूक व शुबहात का इजहार भी हो रहा है कि ट्रंप के प्रेशर के बाद कई मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं और एक इब्राहिमी मुआहिदा, जिसे इब्राहिम अकॉर्ड भी कहा जाता है या जिसे नॉर्मलाइजेशन भी कहा जाता है, उसमें कई मुसलमान मुल्क शामिल हो सकते हैं। 10 मुल्कों के नाम बार बार मीडिया पर, मगरबी मीडिया पर, इसराइली मीडिया पर, अरब मीडिया पर आते रहे हैं। उनमें एक नाम सऊदी अरब का है, दूसरा बड़ा नाम
उनमें ख़ुद कतर का भी है और तीसरा बड़ा नाम कुवैत का है, सल्तनत ओमान का नाम भी है। फिर शाम और लबनान के हवाले से तो ख़ुद अमेरिका का जो सफ़ीर है इसराइल में, माइक हकाबी, उसने ये बात कही है। माइक हकाबी ने कहा कि अब 5-10 साल पहले नामुमकिन था कि ये मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन अब लबनान भी और शाम भी इसराइल को तस्लीम करेगा, ताल्लुकात शुरू करेगा। जब शाम और लबनान इसराइल को तस्लीम करके ताल्लुकात कायम करेंगे तो बाकी मुल्क भी शामिल हो जाएंगे जिनके नाम मैंने अभी गिनवाए हैं। फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी नाम है कि वो इसराइल को मुमकिन तौर पर नॉर्मलाइज़ करने की फहरिस्त में है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तरफ से और पाकिस्तान के दीगर हुकाम की तरफ से बार बार इस तरह की खबरों की नफ़ी की जाती है और कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के जो बानी थे उनके नज़रिए से कभी भी उनका नज़रिया नहीं बुला सकते हैं कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, और ये अवामी पाकिस्तान के अवाम भी इसको नहीं तस्लीम करने देगी। लेकिन बहरहाल डिप्लोमेटिकली पस पर्दा बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। अब ये सब कुछ मुनहसर है गज़ा में देरपा अमन के ऊपर। अगर गज़ा में देरपा अमन होता है और इसराइल दोबारा गज़ा की जंग शुरू नहीं करता है और गज़ा के हालात अच्छे और बेहतर हो जाते हैं तो फिर मुमकिन तौर पर इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात या किसी तरह की सिक्योरिटी डीलें जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इसराइल कभी भी फ़लस्तीन की रियासत को बनने नहीं देगा। इसराइल ख़ुद कहता है कि फ़लस्तीन की रियासत का बनना इसराइल के सवाल का आगाज़ होगा। इसराइली पार्लियामेंट में 4-5-6 महीने पहले एक बिल भी लाया गया था कि फ़लस्तीन की रियासत हम कभी नहीं बनने देंगे। तो सवाल ये है कि ये जंग बंदी क्या सिर्फ इसराइली कैदियों को छुड़वाने के लिए आर्जी जंग बंदी है या मुस्तकिल जंग बंदी है? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ताकि आपकी राय की रोशनी में हम वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बना सकें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।